अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ पिछले 6 महीनों में 550 पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो दहशतगर्दी के वाक़यात में जान गंवा बैठे हैं। इनमें 280 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार थे। साल 2025 के पहले 6 महीनों में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली और सेटल्ड इलाकों में दहशतगर्दी के 500 से ज़्यादा छोटे बड़े वाक़यात हो चुके हैं। इसके अलावा सूबे में ड्रोन और मोटर हमले भी जारी हैं, जिनका निशाना ज़्यादातर मासूम बच्चे और आम शहरी बनते हैं। इन हमलों में अब तक 7 बच्चे समेत 19 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी गंवा बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपने इलाकों में अमन चाहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि वो अब किसी बड़े फौजी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे और ना ही वो अब नकल मकानी करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत भी किसी फौजी ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कल से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला बाजौर में अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन सरबकफ शुरू हो चुका है, जिसकी वजह बाजौर के 16 इलाकों में 3 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पर कल रात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये हुक्म भी दिया है कि आइंदा सूबाई वजारत दाखिला के हुक्म के बगैर कर्फ्यू और दफ़ा 144 लगाने की इजाज़त नहीं है। आज बाजौर की अवाम ने सड़कों पर निकल कर ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज किया है। इससे पहले PTI खैबर पख्तूनख्वा की तंजीमी कमेटी ने यह मुतालबा किया था कि आर्टिकल 245 के तहत जारी नोटिफिकेशन मनसूख करके जमशुदा इजलास से फौजी दस्तों को 15 रोज़ में वापस बुलवाया जाए। याद रहे नाजरीन कि 2014 में आर्टिकल 245 के तहत कबायली अजला में अमन कायम करने के लिए फ़ौज तलब की गई थी। सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि अवामी नेशनल पार्टी JUIF और जमाते इस्लामी ने भी फौजी ऑपरेशन को रद्द कर दिया है। उनमें से कुछ जमातें जो हैं, बल्कि तमाम जमातें जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन में हैं। ताहम अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान के मुताबिक बाजौर ऑपरेशन PTI की सूबाई हुकूमत की ईमा पर ही किया जा रहा है। पाकिस्तान का मीडिया नाजरीन हमारे ऊपर हमेशा एक्यूजेशन लगती रहती है कि हम इमरान खान से जुड़ी खबरों पर ही लगे हुए होते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में फिर से एक दफ़ा खून रेजी हो रही है और आपकी तवज्जो हमारी तरफ नहीं है। और मिलिट्री ऑपरेशन पर वफाक और सूबे जो हैं वो आमने सामने अब नाजरीन खड़े हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सूबे की अपोजिशन भी ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हो गई है, जबकि सूबे के गवर्नर फैसल करीम कुंडी कह चुके हैं कि वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करके दिखाएंगे। क्या सूबे में इन हाउस तब्दीली होगी या तब्दीली सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर से आने का इम्कान है? खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब इन सब मामलात में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगे, इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पुराने और अहम रहनुमा भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ इशारा किया है और बड़ी क्लियरली आपने बता दिया है कि जी हमारे पास 15 से 20 अरकान ऐसे हैं जो हमारी सफ़ों के अंदर अगर आ जाएँ तो फिर हमारा जमहूरी हक बनता है कि हम तहरीक अदम एतमाद ले आएँ और हुकूमत बदल दें। अब मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी बेहतर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही तब्दीली आए। कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो काबीना के वज़ीर हैं वो भी कहते हैं कि बेहतर है PTI के अंदर से ही तब्दीली आए। आपका इसके ऊपर मौक़िफ़ मुख्तलिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हम तीनों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। मौलाना फजल रहमान जो बात करते हैं मैं उनका भी एहतराम करता हूँ, मैं मुस्लिम लीग के लीडरशिप का भी एहतराम करता हूँ। हमारा भी अपना एक मौक़िफ़ है। आपको मैं कुछ अर्सा पहले ले जाऊँगा, चंद साल पहले नहीं, कुछ साल पहले जब PDM बनी थी जी, और ये लोग कह रहे थे कि आप असम्बली से इस्तीफ़ा दें और सिंध हुकूमत डिज़ोल्व नहीं करना चाहते, और हम कहते हैं नहीं, हम जमहूरी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक लेके आना चाहते हैं। और फिर हमें PDM से बाहर निकाला गया और फिर हमने एक लॉन्ग मार्च किया कराची से इस्लामाबाद तक, और फिर अदम एतमाद की तहरीक जब हम लेकर आए और हमें पता चला कि हमारे पास मेंबरान पूरे हैं, लोग तंग हैं PTI से, और फिर हमने कहा कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, तो उन्होंने हमें वहाँ पे सपोर्ट किया। लिहाजा जब हम होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे तो हम अपने इत्तेहादियों को भी राज़ी कर लेंगे। ये तो हमारा इंटरनल मसला है। इंशाल्लाह जब हम बताएंगे कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है तो फिर हम इत्तेहादियों को कन्विंस करना, वो फिर हमारा अपना प्रॉब्लम हम कर लेंगे। यानी कि जब आप कहते हैं कि जब हम नंबर गेम कंप्लीट कर लेंगे
तो फैसल करीम कुंडी साहब, फिर तो आपका इशारा इस तरफ है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई 35 हैं, उसके अंदर से कितना आसान होगा 20-21 को तोड़ना? मुश्किल नहीं होगा? अब इन्होंने मुश्किल वक्त तो गुजार लिया, अब क्यों टूटेंगे? देखिए, मुश्किल वक्त तो इन्होंने अभी भी इन पे गुजर रहा है। जो सूबे के हालात हैं, जो सूबा इन्होंने पीटीआई की इस हुकूमत ने दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप देखें कि इस वक्त आपके मेजॉरिटी ज़िलेज़ आपकी कंट्रोल में हैं। मर्ज डिस्ट्रिक्ट के हालात आप देखें क्या कुछ हमारे सूबे में हो रहा है, और अभी आप कह रहे हैं कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया है। नहीं, मैं तो इनके पर बहसियत एज अ पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं तो सूबे की बात नहीं कर रही। मैं तो जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्या इंडिकेशन लग रही है कि ये जो 35 इंडिपेंडेंट अराकीन हैं, इनको तोड़ने में ऑपोजिशन या आप जो है, ऑपोजिशन तो नहीं, आप जो है कामयाब हो जाएंगे? नहीं, तोड़ने की बात नहीं है। वो लोग भी तो अपने हल्के में जाते हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस भी अपने हल्के में जाते हैं। लोग सवाल करते हैं कि ये आपने जो आग बरस रही है, आपकी सूबाई हुकूमत की खामोशी है, आपकी सूबाई हुकूमत इससे इनके साथ दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है और ये काम कर रही है, तो हमने भी उसमें जो है वो जीना है। आप मुझे बताएं कि अगर ये सूबाई हुकूमत संजीदा होती और ये समझते कि हम अमन अमान कायम कर सकते हैं, तो वज़ीर आला सबसे पहले मॉडल डिस्ट्रिक्ट अपने ज़िले को बनाता। आज आप वज़ीर आला के ज़िले की पोजीशन देखें कि उसकी क्या पोजीशन है, और उसके बाद आप फिर सूबे को देखें क्या पोजीशन है। जो वज़ीर आला अपने ज़िले को नहीं संभाल सकता, तो वहाँ पर वो अपने सूबे को कैसे संभालेगा? और वो लोग जो है, देखें, माजी में भी हमने किया, अदम एतमाद की तहरीक हम माजी में नहीं लेकर आए थे। नहीं, दुरुस्त, आप ही के चैनल्स थे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स थे, वो कह रहे थे अदम एतमाद कैसे लेकर आएंगे। नहीं सर, दुरुस्त, मगर इस देखिए, इस मौके के ऊपर तो हमने देखा है ना कि दो आपकी जो हैं जमातें, ANP, PMLN, JUIFA, ये तीनों कह रही हैं कि नहीं जी, बेहतर है कि PTI के अंदर से ही तब्दीली आ जाए। आप वाहिद हैं जो कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नहीं, हम जो है एक अदम एतमाद लेके आ सकते हैं। मैं इसलिए समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई इंडिकेशन है कि ये जो 35 अफराद हैं ये तब्दील हो जाएंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे? हालात अपनी तरफ, हालात तो कभी भी खैबर पख्तूनख्वा के इतने अच्छे नहीं रहे, इस वक्त आपको इस तरह की क्या इंडिकेशन लग रही है? देखें, हमारे राब्ते होते हैं, हम तमाम हम ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से हमारे राब्ते होते हैं, हम पार्लियामेंट्री से राब्ते हैं। वो लोग नहीं है जो कहते हैं कि हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी को बोलते मैं आपके साथ गिला नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। हम तो पॉलिटिकल लोग, हमसे लोग मिलते रहते हैं, हालात बताते रहते हैं। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं कल तरीका हम शायद लेकर आएँ, हम लेकर आएँगे जब मौका होगा। तो मैं ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि जी कल है या परसों है, जब भी हमारे पास नंबर गेम पूरी होगी हम अदम एतमाद की तारीख लेंगे। माजी में भी हमने वफाकी हुकूमत में करके दिखाया था, और सुबह में इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। आपने वज़ीर आला की तरफ इशारा किया, आपने कहा कि वो अपना इलाका जो है वो संभाल नहीं सकते। मोहसिन नकवी साहब का भी इस हवाले से एक ट्वीट आया था जो आपकी नज़र से ज़रूर गुजरा होगा, जहाँ पे उन्होंने कहा कि डेरा इस्माइल ख़ान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देते हैं। उनका इशारा लोगों का ये समझना था कि वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की तरफ ही है। तो आपकी क्या इतलात है? आप तो बाखबर गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, क्या वाकई में ये एक तरह से तंज कर रहे थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ ही उनका इशारा था? नहीं, वो वाकई देते हैं। जब वो सलामी पेश करने गए थे कोर कमांडर साहब को हल्फ लेने के बाद, जहाँ पे एक ब्रीफिंग का था कि जी पहली दफ़ा कोई काबीना को ब्रीफिंग देने थी या जो भी था, उसमें उन्होंने माना था। और मैंने एक वीलॉग देखा था टीवी के ऊपर, एक बड़े मतलब है कि अच्छे चैनल में था, उनके एक एंकर ने वीलॉग किया था कि CM साहब ने वहाँ पर माना कि मैं भत्ता देता हूँ, और उसकी कोई तरदीद आज तक CM साहब ने नहीं की कि मैं अनऑफिशियली तो सबको पता है कि CM साहब जो हैं वो भत्ता देते हैं। तो ऑफिशियली उन्होंने वहाँ पर टीवी पे उन्होंने कहा एंकर ने, और एंकर ने आज तक उसकी तरदीद भी नहीं की, और न CM साहब ने उसकी तरदीद की। आप भी उस इलाके से हैं, कहीं आपको तो नहीं भत्ता देना पड़ता? अल्लाह के फजल से मैं अभी तक कोई चीज़ नहीं दे रहा हूँ, और मैं क्यों दूँ? अच्छा सर, अगर मेरे दिल में अगर चोर मेरे दिल में अगर चोर होगा तो मैं दूंगा ना, जिसके दिल में चोर होता है वो देते हैं। तो आपका कहना ये है कि वज़ीर आला के दिल में चोर है इसलिए वो भत्ता भी देते हैं? देखें, उनके ऊपर अपने पार्टी के एक सूबाई वजीर के कत्ल के इल्ज़ाम आज तक है, ठीक है। बाकी भी कभी भी अच्छे केसेस में अदालतों में पेश नहीं हुआ। अभी भी कल परसों आपकी इस्लामाबाद में कभी किस केसों में पेश होते हैं, कभी 9 मई में पेश हो रहे होते हैं। तो कोई अच्छे काम में पेश होते तो हम भी सर फ़ख्र से बुलंद कर कहते हैं कि हमारे CM ने कोई कमाल किया है। कभी वो इस्लामाबाद के हाईवेज़ पे दौड़ रहे होते हैं, कभी इस्लामाबाद से आते हुए 13 ज़िले क्रॉस करके यहाँ पर आ रहे होते हैं। इस्लामाबाद जाते हुए उनको 6 दिन लगते हैं, लेकिन इस्लामाबाद से निकलते हुए
पता नहीं आप कौन सा उसको मोटरवे दिखा देती हैं कि वो 6 मिनट में पहुंच जाते हैं वापस। तो ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, ऐसा लगता है दे आर कमिंग टू फ्रूटेशन, हो सकता है कि उनको कन्विक्शन हो जाए। तो आपको ये लगता है कि ऐसा भी माहौल बन सकता है कि पीटीआई को अपनी तरफ से कोई और सीएम लाना पड़े? देखिए, तो फैसला अदालतों ने करना है, मैंने और आपने तो नहीं करना। अगर अदालतें समझती हैं कि उनके ऊपर जो केसेस हैं जिसमें उनको सज़ा होती है या नहीं होती है, वो तो अदालतों ने फैसला करना है। अगर सज़ा होगी और वो तो फिर तो सीएम नहीं रहेंगे, फिर तो पार्टी के अंदर से एक और सीएम आएंगे। अगर नहीं इसका इम्कान लग रहा है आपको? तो अदालतों ने फैसला करना। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो माजी में पीटीआई की हुकूमत होती थी और वो निकलते थे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से निकलते थे, इलेक्शन कमीशन तो नहीं होता था बल्कि नैब की अदालत, नैब के दफ्तर होते थे, वहाँ से निकलते थे और प्रेस टॉक करते थे कि अगले हफ्ते फ़लाँ पकड़ा जाएगा, अगले हफ्ते फ़लाँ पकड़ा जाएगा, ये होगा। तो मैं तो कोई न मेरा किसी के साथ वास्ते न ताल्लुक़ है, न मैं किसी के पीछे इतना लगाऊँ कि आप इसको सज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। होगी सज़ा तो आप और हम भी देख लेंगे, अगर नहीं होगी तो हम देख रहे हैं, पेशियाँ हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। ठीक, गवर्नर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट है आज खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर और हमारे साथ हैं खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा भी हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, अब आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि बाजौड़ के अंदर 3 दिन का कर्फ्यू जो है वो लागू हो गया है और बाजौड़ के काफ़ी इलाकों के अंदर एहतजाज हुआ है कि जी हम वहाँ पर ऑपरेशन नहीं चाहते। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ऑपरेशन है ये इसका कहाँ तक पैमाना होगा? क्या बाजौड़ तक लिमिटेड होगा या ये मजीद फैलाया जाएगा? आपको कॉन्फिडेंस में लिया गया इस हवाले से? देखें, हम इस सूबे में अमन चाहते हैं, जिस तरीके से भी इस सूबे में अमन हो। हमने 2008 से 13 तक एक अमन का सफ़र शुरू किया था, आप भी गवाह हैं और दुनिया भी गवाह है उसकी, कि जो हमने ऑपरेशन भी किए, अमन भी लेकर आए। हमने 2013 में एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया, इन्होंने जो है इस सूबे का सत्यानाश कर दिया। ये अफ़गानिस्तान गए, वहाँ से एग्रीमेंट करके आए, मिलिटेंट्स को अफ़गानिस्तान से जिनको हमने यहाँ से भगाया था, जो जेलों में थे, उनको ला के यहाँ पर आबाद किया कि बड़े शरीफ हो गए हैं, कुछ नहीं करेंगे। पर जो है अब हथियार उठा लिए हैं, तो हम किसे गिरबान पकड़ें? और अब दोबारा ये कहते हैं कि हमें जाने दें अफ़गानिस्तान। पहले आप अफ़गानिस्तान जाकर आपने जो कमालात किए, जो मिलिटेंट्स को आप लेकर आए, और कौन सी तबाही आप लेकर आना चाहते हैं? जहाँ तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अगर आज हमारी फ़ौज हमारे सूबे में ना होती तो हमारे सूबे का पता नहीं क्या हाल होता। और ये आज कहते हैं फ़ौज निकल जाए सूबे से। फ़ौज अगर सूबे से निकल जाती है, आप एक हफ़्ता भी सूबा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि आपने अपने पुलिस को कितना इक्विप किया है, कितना उनको आपने स्ट्रॉन्ग किया है। अब नेते हमारे बेचारे पुलिस वाले नहीं लड़ सकते, बड़े बहादुर पुलिस ऑफिसर्स हैं, बड़े बहादुर सिपाही हैं, लेकिन उनके पास कुछ होगा तो लड़ेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन का हमायत करती है? देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन एज सच कोई ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। जहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, जहाँ पर मिलिटेंट्स होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। आप कहें कि मिलिटेंट्स हों, दंदनाते फिरें, लेकिन कार्रवाई ना हो। सूबाई हुकूमत ने हमारे सूबे को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। मुझे बताएं कौन सी जगह पे इन्होंने संजीदगी का मुजाहरा किया है? आज ढोंग रचा रहे हैं, कभी एपेक्स कमेटी इनको आज याद आ गया है। नहीं, मगर कता कलामी माफ गवर्नर साहब, मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि आपने इसको ऑपरेशन सरबकफ का नाम दिया हुआ है, तो बाकायदा एक नाम दिया हुआ है, तो फिर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो ना हुए ना। आपने बाकायदा एक ऑपरेशन का नाम दे दिया है सरबकफ। इसलिए मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ऑपरेशन होगा बाजौर तक महदूद होगा या और ज़िलों के अंदर भी होगा? जहाँ पर देखें, जहाँ पर दहशतगर्दी होगी, जहाँ पर मिलिटेंट्स होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। आप तो ये नहीं कह सकते कि मिलिटेंट्स होंगे, दहशतगर्दी होगी और आप बोलें कि जी आप सब कुछ करें और हम खामोश बैठे हैं, तमाशा ये देखते रहें। तो देखें, मुझे आज भी बताएं कि आप देखें कुरम में 1 साल हो गया, क्या आप रोड खोल सके हैं? क्या ये हुकूमत रोड खोल सकी है? कोई चीज़ें देखें इसमें संजीद नहीं। आपके आज सी पैक पे भी इस्लामाबाद डी खान, आप सी पैक पे जाएँ, वहाँ पर भी आपके मिलिटेंट्स खड़े होते हैं, उन्होंने रोड बंद किए होते हैं, हाईवेज पे भी रोड बंद किए होते हैं। ये तो कोई मतलब है कि स्टेट विद इन स्टेट की पॉलिसी आपने अपना ली है। जब ये ड्रोन करते हैं और फिर जो है इल्ज़ाम फ़ौज पे लगाते हैं, जब पिछले मिलिटेंट्स ने एक ड्रोन किया, अब मुझे बताएं कि आप और मैं तो ड्रोन नहीं चला सकते हैं, कोई आम आदमी नहीं ले जा सकता। ये चीज़ें, ये मुल्क दुश्मनों से चीज़ें लेते हैं, चाहे वो इसराइली हों, चाहे वो इंडियंस हों,
उनसे ये चीज़ें लेते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, फिर जब सिविलियन शहीद होते हैं फिर फ़ौज के खाते में डाल देते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारे सूबे में अमन हो, हम भी वो ज़िंदगी गुजारें जैसे बाकी सूबों वाले, बाकी पाकिस्तानी गुजार रहे हैं। हम भी तरक्की, हम भी कहते हैं कि हमारा सूबा डेवलप हो। हम अब डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते, हम कहते हैं हमारे सूबे में अमन हो। अवाम कहते हैं अमन हो, अमन तो लाना पड़ेगा ना। हम कहते हैं अमन आए जिस तरीके से, चाहे वो डायलॉग के जरिए से। गवर्नर साहब, उसके तौर तरीके के ऊपर आ जाएं, चूँकि आप फेडरेशन की अलामत है। मुझे ये बताइए कि वज़ीर आला ने बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो कहीं भी सेक्शन 144 जो है वो लागू नहीं कर सकते हमारी इजाज़त के बगैर। पहले तो मैं बड़ी हैरान हुई ये बयान सुन के कि क्या डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने जो बाजौर में सेक्शन 144 लगाया है वो सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर लगाया है, इतने बाख्तियार कैसे हो गए? और दूसरी तरफ ये कि जो उन्होंने बयान दिया कि सेक्शन 44 आप नहीं लगा सकते, तो इसके खिलाफ तो बाजौर के लोगों ने भी एहतजाज किया है इस पूरे अमल के ऊपर कि जी हम ऑपरेशन भी नहीं चाहते, सेक्शन 144 भी नहीं चाहते। देखें, अब मुझे बताएं कि इस वक्त होम मिनिस्टर कौन है? सीएम साहब भी होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि दफ़ा 144 लगा रहे हैं, डीसी लगा रहे हैं, तो मतलब है कि डीसी सीएम के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी बेबसी बता रहा है, वो अपनी नालायकी और नहली बता रहा है कि मैं इतना बेबस हूँ, इतना नाहल हूँ। लेकिन ये सिर्फ अपने वर्करों को खुश करने के लिए, बाकी सब कुछ जो जैसे हम कहेंगे वैसे सीएम करेगा। अच्छा बच्चे, अगर उसे नौकरी करनी है तो हमारी बात मानेगा, अगर नौकरी नहीं करनी है तो फिर घर जाएगा। अच्छा, आपने कहा है कि अगर उसने नौकरी करनी है, मगर किसकी नौकरी करनी है सर? उसकी नौकरी तो इमरान खान साहब की हमारी वफा की, आपकी, इस्लामाबाद की। अच्छा, इस्लामाबाद की नौकरी अगर करनी है तब रहेंगे, और अगर नहीं करनी है इस्लामाबाद की नौकरी तो फिर घर जाएंगे, यानी इमरान खान की करनी है तो घर जाएंगे? नहीं, मैं तो ये नहीं कहा कि इमरान खान की नौकरी, किसने कहा कि उसकी नौकरी कर रहे हैं? वो तो कब से डिसऑन हो चुके हैं, वो तो -1 हो चुके हैं। हलीमा बाजी की स्टेटमेंट अभी सुनती हैं। अच्छा, मगर बहरहाल अभी तक तो वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर तो हैं। सर, एक और सवाल मैंने आपसे करना है, वो ये कि अवामी नेशनल पार्टी, वो हमारे मरूनियत में था। जब तक हम चाहें वो होंगे, जब हम नहीं चाहेंगे फिर नहीं होंगे। क्या मतलब? मैं कहा वो हमारे मरूनियत मिन्नत है। जी जी, बिल्कुल। जब तक हम चाहेंगे वो होंगे, जब हम नहीं चाहेंगे नहीं होंगे। सर, जब आप कहते हैं कि जब तक आप चाहेंगे वो होंगे और जब तक आप नहीं चाहेंगे वो नहीं होंगे, आप इसकी थोड़ी सी वजाहत करें, मुझे बात की समझ में नहीं आई। वजाहत मैंने कहा जब तक हमारी मर्जी, जब तक हम चाहें वो होंगे, नहीं चाहेंगे नहीं होंगे। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प आपने बयान दिया है। ये भी बता दीजिए, अहमद वली खान साहब ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गुड और बैड तालिबान के अंदर तफरीक आपने ख़त्म करनी होगी। अब ये बात जो है मोर और लेस मौलाना फजल रहमान भी तवातुर के साथ कर रहे हैं, तो इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने कहा कि जो हाल में ऑपरेशंस हुए हैं उसके अंदर जो बेकसूर लोग हैं वो भी मारे गए हैं, जिसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं। तो हम ऑपरेशंस के हामी में नहीं हैं, चूँकि क्रॉस फायरिंग के अंदर बच्चे मारे जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, फिर वो अपनी लाशें लेके जाते हैं तो फिर फायरिंग हो जाती है। तो उनका ये कहना है कि जी अब आप ऑपरेशंस यहाँ पर मत करें और लोगों की बात सुने। तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है इस इशू पर? देखिए, सबसे पहले हम लोगों की बात सुनना चाहते हैं। हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं समझता हूँ कि बैठना चाहिए, आपस में बैठकर, स्टेक होल्डर्स को बैठकर इसका हल निकालना चाहिए कि हम अपने सूबे में अमन कैसे ला सकते हैं। क्या अमन ये है कि आप लोगों से भत्ते लें? क्या अमन ये है कि आप जाकर लोगों की सरकारी मुलाजमीन जिधर आप शनाख्ती कार्ड उसका देखें तो उसको आप अगवा करें, बरत अगवा करें, चाहे वो फ़ौजी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी ऑफिसर्स हो, आप उससे अगवा बरत अवान के नाम पर जो है वो उसको वो करें। आप जाकर रोड ब्लॉक कर दें, आप सी पैक ब्लॉक कर दें, आप जो है बदमनी फैलाएं, आप भत्ते मांगे। तो देर इज़ वन तालिब विच इज़ बैड तालिब, देर इज़ नो गुड और बैड, देर इज़ वन तालिब विच इज़ बैड तालिब। और बैड तालिब को आप डेफिनेटली रियासत तो नहीं छोड़ सकती ना। जी सर, मैं सवाल आपसे इसलिए भी कर रही हूँ सर, कत्ता कलामी माफ़, मैं आपसे सवाल इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि वज़ीर आला का आपने हाल ही में एक बयान सुना होगा जिसके अंदर उन्होंने बहुत तनकीद की है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और गुड और बैड तालिबान का उन्होंने कहा है कि जी अभी तक वो तफरीक नहीं की गई। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपका तो ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से ही है, तो आप भी क्या इस मामले को ऐसे देखते हैं कि गुड और बैड तालिबान की अब तक तफरीक नहीं की गई? वो वज़ीर आला साहब का एक बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट था। वज़ीर आला साहब जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर बता रहे थे क्योंकि इस APC में कोई भी बड़ी जमात उससे शिरकत नहीं की, वो टोटली फ्रस्ट्रेटेड थे। आप मुझे बताएं कि अपोजिशन कौन सी जमात गई थी? क्या मगर ANP के अहमद वली खान भी ये कह रहे हैं, मियां इफ्तिखार भी यही बात कर रहे हैं। देखिए, हम ANP के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में गए थे, हमने वहाँ पर अपना मौक़िफ़ हमारी पार्टी ने पेश किया था। वहाँ पर एक कमेटी बनी है, हम उसमें भी हैं। हम चाहते हैं, हम क्या चाहें ऑपरेशन ना हो, लेकिन ऑपरेशन अगर नहीं है तो हमने एक तजवीज़ भी तो देनी है कि हम ये मिलिटेंसी कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जी। आप कहते हैं कि नहीं इस रास्ते से नहीं जाना, लेकिन मैं आपको दूसरा रास्ता भी नहीं बताऊंगा किस रास्ते से आप जाना है। अच्छा, हमें वो तो बताएं ना, ये बताएं कि मिलिटेंसी कैसे ख़त्म हो सकती है। जी।
मिलिटेंसी अगर ख़त्म हो सकती है विदाउट जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उसका हल बता दें, बिल्कुल उस पर अमल दरामद हो। हम तो चाहते हैं कि सिविलियन को जो है नुकसान कम से कम हो। विद इन दी कंट्री जो है आप जब ऑपरेशन करते हैं उसमें मुश्किलात होती हैं। अगर हमारी फौज 3-4 दिन के अंदर अपने मुल्क दुश्मन को, हिंदुस्तान को सबक सिखा सकती है, तो मुट्ठी भर लोगों को जो है वो सबक सिखा सकती है। लेकिन मुश्किलात हैं कि विद इन दी कंट्री हैं। अगर मेरे घर में चोरी होती है और मैं या मेरे मुलाजमीन उसके साथ शामिल नहीं होंगे, घर का बंदा शामिल नहीं होगा, तो उस वक्त वो चोरी नहीं कर सकता। लिहाजा हमें भी एक चीज़ करनी होगी कि हमें इन लोगों को पनाह नहीं देनी होगी, हमें इन लोगों को जो है वो सहूलतकारी नहीं करनी होगी। हम कहेंगे जो लोग गलत हैं वो गलत हैं, फिर हम मना सकेगा ना। हम कहते हैं आप आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी ना करें, लेकिन जो ये लोग हैं वो इस किस्म के काम कर रहे हैं उनको ये करने दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें ऑप्शन बताना, हमें तरीकाकार बताना पड़ेगा कि इसको खत्म करें और ये तरीका अपनाएं। अच्छा, एक ऑप्शन गवर्नर साहब उन्होंने ये भी दिया है कि जी आप एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर 245 वापस ले लें, फौजी जो दस्ते हैं वो वापस बुला लें, पुलिस जो है वहाँ पे तैनात कर दे। फिर उन्होंने कहा है एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर भी आप ख़त्म कर दें, जिसके तहत आप किसी को भी उठा सकते हैं। अब देखिए फौजी दस्ते जो हैं वो 2014 से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तैनात हैं, तो आपने एक तरह से दुरुस्त कहा कि इतने अरसे से वो वहाँ पे तैनात है, अभी तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। तो क्या ये जो तजवीज़ पीटीआई ने दी है कि जी आप वहाँ पे पुलिस जो है उसको आप फाल कर दें, क्या ये बेहतर नहीं है? देखिए, पहले तो पीटीआई ये बताए कि हमने जब एनएफसी अवार्ड किया था 1% ऑफ एनएफसी अवार्ड वॉर ऑन टेरर पे मिला था, 700 अरब रुपए से ज़्यादा मिले। आपने मेरी पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, आपने उनको गैजेट्स दिए हैं, आपने उनको लैब्स बना के दिए हैं, आपने उनको हथियार लेके दिए हैं, आपने उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेकर दी हैं, आपने उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स लेकर दिए हैं। आपने कितना एम्पावर किया अपने पुलिस को। आपके पास निहत्ती पुलिस बेचारी चेक पोस्टों पे खड़ी और लड़ रही है, अपने वसाइल में लड़ रही है। आप कहते हैं आज फ़ौज भी निकल जाए। फ़ौज उनको सपोर्ट के लिए आई हुई है। फ़ौज तो चाहती है कि हम बॉर्डर्स पे चले जाएँ, ये खुद संभाल लें। जब सिविल हुकूमत की नाकामी होती है तो आप फ्लड में भी फ़ौज को बुलाते हैं, आप जो है ज़लज़ले में भी फ़ौज को बुलाते हैं, आपने वार्ड में भी फ़ौज को जो है वो किया। कल आप बोलेंगे फ़ौज आकर हमें पोलो ड्रॉप्स भी पिलाए। फिर आप कहते हैं कि जब आप सिविल हुकूमत जब नाकाम होती है, जब अपनी रिट कायम नहीं कर सकती है, तो आपको फौज को बुलाना पड़ता है। तो फिर बेहतर नहीं है कि पुलिस को ही जी वहाँ पे मजबूत किया जाए? मेरा जवाब तो मुकम्मल हो ना, मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ ना। देखिए, जब अगर हमारी फौज निकलती है हमारे सूबे से, तो आपकी पुलिस में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम जो है बस उनके पास आपने इक्विप नहीं किया तो वो अपने सुबह नहीं संभाल सकते। आप हफ्ता भी सुबह नहीं संभाल सकते अगर आज फौज आपकी निकल जाती है। जी, तो सर ये जो एहतजाज हो रहा है, मैं इसी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज हो रहा है कि जी हम फौजी ऑपरेशन नहीं चाहते हैं, हम जो है यहाँ पे अमन कायम करना चाहते हैं, आप गुड और बैड तालिबान के अंदर तफरीक ख़त्म करें। इसके बारे में आप तो गवर्नर हैं सूबे के, आप इसका हल क्या देखते हैं? सूबाई हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत जो है, ये सूबे की जो हुकूमत है, ये लोगों में जहर फैला रही है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नफरत फैला रही है। इन्होंने माजी में फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेनें की हैं, चाहे वो इंडिया के ख़िलाफ़ जंग थी, चाहे वो 9 मई था, चाहे बाकी चीज़ें थी। ये लोगों को ये ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि सारा कुछ फ़ौज की वजह से हो रहा है, ये सारा कुछ फ़ौजी इदारे कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। फ़ौज कभी भी जो है वो इस किस्म के काम नहीं करती। अगर आज उनके नौजवान और उनके ऑफिसर्स कुर्बानी दे रहे हैं तो किसके लिए दे रहे हैं? हमारे लिए दे रहे हैं ना, कि अपने फ़ायदे के लिए कोई दे रहे हैं। उनको वहाँ पे क्या हासिल होना है? जो कोई कहता है, कोई अफसर कहेगा, कोई कहेगा कि हमारे फौजी नौजवान शहीद हों, हमारे फौजी ऑफिसर शहीद हों, और जो है हम उनके रोज़ाना हम जनाजे उठाएं, और फिर भी आप बोले कि नहीं हम अमन लाते हैं। तो सर ये जो क्वाडकॉप्टर अटैक्स हुए, मोटर शेल अटैक्स हुए, इसकी शाहिद क्यों नहीं सामने लेके आ रही? नहीं, एक मिनट, आज फौज निकल जाती है सूबे से, इनके पास क्या गारंटी है कि ये अमन लेकर आ सकते हैं? आप बताएं कि अमन लेकर आ सकते हैं। हम कल इनके साथ हैं कि फौज सूबे से निकल जाए, लेकिन हमें बताएं तो सही अमन कैसे लेंगे, उनकी पॉलिसी तो बताएं। ठीक है, इसके ऊपर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि एक जिरगा भी बैठना चाहिए, इसके ऊपर फैसले भी होने चाहिए। फिर हमने देखा है कि फाटा मर्जर के हवाले से एक कमेटी भी बना दी गई है, इसके ऊपर भी गवर्नर साहब से पूछना है, चूँकि उनका एक अहम रोल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखसूस गवर्नर साहब जो वफाक की अलामत हैं, वो कहाँ खड़े हैं इस इशू के ऊपर? ये सब कुछ वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। गवर्नर साहब, मुझे ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर साहब ने, वज़ीर आला ने हाल ही में कह दिया कि जी हमें एक जिरगा होना चाहिए, ग्रैंड जिरगा होना चाहिए और जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके अंदर उसका फैसला होना चाहिए। दूसरी तरफ से हमने देखा कि फाटा मर्जर के हवाले से ये बहुत क्यासा राइयाँ हो रही हैं कि जी उसको रिवर्स किया जा रहा है। उस हवाले से एक कमेटी बना दी गई है जिसके अंदर वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर कानून हैं, फिर अमीर मुकाम साहब हैं। इसको ANP ने भी रिजेक्ट कर दिया है, इसको PTI ने भी रिजेक्ट कर दिया है और इसको JUIFA ने भी रिजेक्ट कर दिया है। तो आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस जिरगे को, इस कमेटी को? देखें, ये कमेटी बनी थी जब वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब पेशावर आए थे, तो वहाँ पर लोगों ने और CM ने ये कहा था कि हमारा एक जिरगा सिस्टम होता है, उसको दोबारा रिवाइव किया जाए मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में। उस पर कमेटी बनी थी, उसका मैं भी मेंबर हूँ, CM साहब भी उसके मेंबर हैं जी, और वज़ीर दाखिला साहब भी हैं और उसके साथ लॉ मिनिस्टर भी हैं और मेंबर्स भी हैं। पिछली मीटिंग में हमने ये फैसला किया है क्योंकि उसमें लोगों का ये ख्याल है, हर किसी की जेब में इस्लामाबाद में जो है वो एक 27वीं तरमीम पड़ी हुई है जो अपने अपने नुकात बयान कर रहे हैं। कोई ये सिर्फ कमेटी बनी है, वो सिर्फ इसलिए बनी है कि रिवाइवल ऑफ जिरगा कैसे हो सकता है, उसके अंदर कोई और मैंडेट उस कमेटी का नहीं है। जो लोग कहते हैं रिवर्स, आप मुझे बताएं, जब तक सूबा और मरकज़ ऑन बोर्ड नहीं है तो आप फाटा का फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी आपको सूबाई असम्बली में चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी आपको कौमी असम्बली में चाहिए। मैंने पिछली दफ़ा ये तजवीज़ दी थी अपने जो चेयरमैन है मीर मकाम साहब को कि आप ऑफिशियल लेटर सबको लिखें, उनमें हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एक मेंबर लें, जो नहीं आना चाहता बिल्कुल ना आए, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप ऑफिशियल लिखें ताकि ऑन रिकॉर्ड पड़ा हो। और फिर ये कमेटी जो है वो उसकी सिफारिशात जो है वो डायरेक्टली उसी अगले ही दिन सूबे को दे दे, क्योंकि ये सूबे का मैंडेट है, ये वफाक का मैंडेट नहीं है, ये सूबे ने करना है। तो लिहाजा में चाहिए कि हम अपना टाइम इधर ज़ाया ना करें और सूबे को ये चीज़ दे दें कि वो जो है वो चीज़ें ठीक करें। लिहाजा ये चीज़ें जो है जी उनको ही करनी है, वफाक नहीं। देखिए, जिरगा, पहली बात तो है कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि जिरगा कौन से आइन और कानून के तहत बना था, जिरगा कौन से आइन और कानून के तहत ख़त्म हुआ और जिरगे को दोबारा किस आइन और कानून के तहत बहाल किया जाएगा। गवर्नर साहब, आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है कि फाटा के मर्जर को रिवर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए या अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने फाटा का मर्जर किया था, ठीक है, हमने उनके लोगों से कमिटमेंट की थी। कमिटमेंट ये थी कि आपको 100 अरब रुपए सालाना हम खर्च करेंगे, ठीक है, और बाकी कमिटमेंट भी हमने की थी। फिर उसके बाद एक सरताज कमीशन बना, क्योंकि 3% ऑफ NFC अवार्ड था, जो कि 200 से 250 अरब रुपए बनते हैं। अब फाटा के लोग वफाक और सूबे के दरमियान फुटबॉल बन चुके हैं। जब वफाक 50-60 अरब रुपए एलोकेट करती है, 20-30 अरब रुपए सूबे को दे देती है, सूबा जब मर्ज डिस्ट्रिक्ट में पैसे लेके पहुँचता है तो उसमें जो है वो पैसे इधर उधर खर्च करने के बाद उनको 5-10 रुपए बचते हैं, वो उनको दे देते हैं। तो आप मुझे बताएं, जब सालाना 10 रुपए उस पर आप खर्चा कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम समझते हैं कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग एक अकाउंट होना चाहिए, अलग सेक्रेटरी होना चाहिए जो वफाक पैसे भेज रही है, ताकि पता चले कितने भेज रही है, कितने खर्च हो रहे हैं। अब तो वफाक कह रही है हमने सूबे को दे दिया, सूबा कहता है हमें पैसे नहीं, रहना इनको खैबर पख्तूनख्वा के साथ ही चाहिए कि अलग होना चाहिए, ये सवाल है। देखें, क्या हमने हर रोज़ाना तजर्बे करने हैं कि हमने कहा कि हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो बस 5 किलोमीटर जाएंगे, बोलेंगे अब लेफ्ट पहुंच जाओ। हाँ। आपने एक चीज़ कर ली है, अभी उसको 10 साल भी नहीं हुए और आप दोबारा कहते हैं कि इसके ऊपर क्या करते हैं। आपने जो करना है फाटा की आवाम के मुताबिक करेंगे। अगर आप फैसले मुसलत करेंगे, चाहे आप मर्जर करते हैं, चाहे मर्जर वापस करते हैं, चाहे आप उसको काउंसिल बनाते हैं, जो भी करते हैं, जब तक फाटा की आवाम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो आपके सारे फैसले, आपके सारे तजर्बे नाकाम होंगे। तो फाटा की इन्वॉल्वमेंट को आप इंश्योर कैसे करेंगे? रेफरेंडम करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे? आप देखें, आप फाटा के लोगों से पूछे कि क्या करना चाहते हैं, रेफरेंडम कराना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक जिरगा बनाऊंगा, CM साहब एक जिरगा बनाएंगे, वो CM साहब की बात करेंगे, CM साहब ने जो फीडिंग की होगी, मैं बनाऊंगा तो मैं अपनी फीडिंग करूंगा, कोई और बनाएगा अपनी फीडिंग करेगा। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं हो सकती। हम कहते हैं अवाम ने जो फैसला करना है, अवामी को जो जिरगा है, जो उन्होंने अपना जिरगा बनाया हुआ है, वो बात है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिरगे तो डेफिनेटली होते भी हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही फॉलो करते हैं ना। लेकिन जो अक्रॉस दी पार्टी होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं या पार्टियों से अलग होते हैं और अपने जिरगे उन्होंने बनाए होते हैं, पार्टी के नुमाइंदे उसके होते हैं, लेकिन वहाँ पर ये मैंडेट नहीं होता कि अपने पार्टी को फॉलो करना है। तो उन लोगों को अगर आप सुनेंगे, वो जो चाहते हैं उन्हीं को फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं।
ठीक, आखिरी सवाल आपसे, तिरा वैली के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पे भी अमन अमान की सूरत हाल सही नहीं रही और वहाँ पे एक मोटर शेल के नतीजे के अंदर एक बच्ची की जान जो है वो ज़ाया हो गई। फिर वहाँ पे एहतजाज जो है वो शुरू हुआ। अब सवाल ये है कि जब जिरगा बना तो उसके अंदर ये फ़ैसला किया गया और ये फ़ैसला सुनाया भी गया कि जिसने मोटर शेल का मारने की इजाज़त दी थी उसको हमने पकड़ लिया है, उसकी तहकीक होगी और फिर हम उसको सज़ा भी देंगे। तो आपके पास क्या मालूमात हैं कि इस सिचुएशन के अंदर अब आप इसको कैसे डील करेंगे, वफाक कैसे डील करेगी? देखिए, अगर एक नाखुशगवार वाक़या पेश है उसके ऊपर इंक्वायरी चाली जाए, जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट आती है तो उसके ऊपर डेफिनेटली जो है वो एक्शन लिया जाएगा। कोई भी जो है वो कानून से बालातर नहीं है। जो भी गलत एक्शन, जो भी गलत काम करेगा बिल्कुल सज़ा होगी। लेकिन साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा है कि हमें इस चीज़ का फैसला करना पड़ेगा कि जो गलत लोग हैं ना उनको हमने पनाह देनी है, ना उनको हमने सपोर्ट करना है, बल्कि हमने रियासत के साथ मिलकर, फ़ौज के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर, अपने इदारों के साथ मिलकर उनका ख़ात्मा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि उनका ये मानना है कि अगर फ़ौज को खैबर पख्तूनख्वा से निकाल लिया जाता है तो वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ सकती है। और उन्होंने एक अहम बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपनी सीट पर तब तक ही हैं जब तक हम चाहते हैं। अब इसका मतलब आप खुद ही निकाल लीजिए। आज के लिए मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।